इकट्ठा हुए हैं। हरियाणा के युवाओं के साथ जिस तरीके का अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और जिस तरीके के भूल भुलैया में उनको चक्कर कटाए जा रहे हैं, उस विषय पर आज यहां हम बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पंजाब में आप सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार 2022 में आई और तब से लेकर अब तक 60,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी पंजाब के युवाओं को आम आदमी पार्टी की सरकार ने दी है और इस कामयाबी के साथ दी है कि एक भी भर्ती कहीं कोर्ट में नहीं अटकी हुई है, कहीं कोई पेपर कैंसिल नहीं हुआ, कहीं पर कोई पेपर लीक नहीं हुआ और जितने भी युवाओं ने ज्वाइन किया वो छोड़ छोड़ के नौकरी शिफ्ट नहीं कर रहे, चेंज नहीं कर रहे। तो एक बिल्कुल क्लीन तरीके से 60,000 नौकरी पंजाब के अंदर दी गई। इसके ठीक उलट हरियाणा का युवा इस तरीके से नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है, मान लो उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई हो, उसको कुछ पता नहीं है कि आगे का रास्ता कहां जाता है, वो क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा, क्वालिफाई कर जाएगा तो नौकरी ज्वाइन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कौन सी भर्ती में सालों तक चक्कर कटाने के बाद फिर वो कोर्ट में अटक जाएगी। ये सारी चीजें हरियाणा में इस वक्त हो रही हैं। मैं एक उदाहरण देके आपके सामने बताना चाहता हूं कि ये भूल भुलैया कैसा है जो नायब सिंह जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में रचा है। अभी तक ये कहते हैं कि पिछले 11 साल में इन्होंने 2 लाख से ज्यादा नौकरियां हरियाणा के अंदर निकाली, ऐसा सरकार का दावा है। उन 2 लाख में से आपको यह जान के ताज्जुब होगा कि भर्ती प्रक्रिया जिनमें पूरी हुई वो सिर्फ 1,20,000 है। मतलब जो भूल भुलैया के आखिरी सिरे तक पहुंचने का प्रयास कर पाए वो बच्चे 1,20,000 हैं। इन 1,20,000 में से 25,000 के करीब युवा ऐसे हैं जिनका पहले ग्रुप डी में सिलेक्शन किया गया और फिर वो ग्रुप सी या ऊपर के पदों पर उन्होंने ज्वाइन कर लिया, यानी वो अल्टीमेटली पद खाली हो गए। 1,20,000 में से उसको माइनस कर दीजिए। 20,000 से ज्यादा, 25,000 ऐसे युवा हैं। 20,000 से ज्यादा ऐसी नौकरियां हैं जो अलग अलग केसेस में कोर्ट में आज भी धक्के खा रहे हैं युवा, वो कोर्ट में अटकी हुई हैं। और इस 11 साल के अंतराल के दौरान जब इन्होंने ये नौकरियां देने का ये दावा कर रहे हैं, उस दौरान 50,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। जब ये नई नौकरी देने की बात कर रहे हैं तो 50,000 रिटायर भी हो गए। तो अगर 1,20,000 के आंकड़े में से आप इफेक्टिवली देखें कि नई नौकरियां कितनी दी तो 50,000 माइनस कर लीजिए, 25,000 जो पद छोड़ के दूसरे पद पे आ गए वो माइनस कर लीजिए और 20 से 1,000 नौकरी जो कोर्ट के चक्कर में उलझी हुई है वो आप उनको जमा घटा करके देखेंगे तो 11 साल के अंतराल में ये 20-25,000 सरकारी नौकरी अभी तक हरियाणा की सरकार ने दी है। पंजाब में 3 साल, 3.5 साल के अंदर 60,000 नौकरियां बिना किसी डिस्प्यूट के आम आदमी पार्टी की सरकार दे चुकी है। तो ये 2 रियलिटीज हैं जिनमें फर्क साफ साफ नजर आता है। लेकिन हाल ही में एक ऐसा इंसिडेंट हरियाणा की भर्ती प्रक्रिया में हुआ, एक ऐसा काम हुआ है जिससे पूरे हरियाणा के युवाओं के कान खड़े हो गए कि ये हो क्या रहा है, हमारे साथ किया क्या जा रहा है। आप देखिए, एक ऐसे विशियस साइकिल में घुमा दिया हरियाणा के युवाओं को कि चक्कर काटते रहो काटते रहो काटते रहो। उसका मैं उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर की 613 पोस्ट निकाली गई और यह पोस्ट मैं आपको बताऊं कि 2019 के बाद 6 साल में यह पोस्ट निकाली गई थी। इसके लिए युवाओं ने टेस्ट दिया और आपको जान के ताज्जुब होगा कि जब लिखित प्रक्रिया पूरी हुई, लिखित टेस्ट की, तो 613 पोस्ट के लिए, अभी तो इंटरव्यू भी बाकी है, तो 613 पोस्ट के लिए कोई अंदाजा अगर लगाए तो सामान्य तौर पे आदमी कहेगा 1,000-2,000 युवाओं का रिटर्न क्लियर हुआ होगा। उसके बाद इंटरव्यू में से उनमें 613 को छांट लिया जाएगा। लेकिन ये हरियाणा की भर्ती है, ये नायब सिंह जी की सरकार की भर्ती है। इसमें 613 पोस्ट के लिए जब रिटर्न टेस्ट पूरा हुआ तो पता चला कि उसमें से सिर्फ
151 युवा रिटर्न टेस्ट क्लियर कर पाए, सिर्फ 151 युवा। और मान लो इंटरव्यू में भी 2-4 को आपने ऊपर नीचे कर दिया, फिर क्या होगा? ये जो 613 जो इंग्लिश के पोस्ट निकले थे, मैं आपको बताऊं हरियाणा के कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की जबरदस्त कमी है। हरियाणा के कॉलेजेस में, हरियाणा की यूनिवर्सिटी में 3000 पद खाली पड़े हैं इस वक्त, 3000 पद। मतलब कि हरियाणा के कॉलेज में अगर युवा जाता है तो वो कैसे पढ़ेगा बिना असिस्टेंट प्रोफेसरों के? आप टेम्परेरी टीचर्स को लगा के उनको पढ़वा रहे हो। फिर जब कुछ बच्चों ने अप्रोच किया एचपीएससी को, तो उनको ये डायलॉग सुनने को मिला, बोले कि इंग्लिश नहीं आती हरियाणा के युवाओं को। 35 नंबर नहीं ले पाए, 35% नंबर नहीं ले पाए, और उनको ये टोंट किया जाता है कि अंग्रेजी में 35% नहीं ले पाए तो भाई हम क्या करें? अंग्रेजी में 35% नहीं ले पाए हरियाणा के युवा, तो हम क्या करें? तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? पहले तो मैं उन्हीं के मेरिट पे चला जाता हूं, उनको क्वेश्चन बाद में करेंगे। अगर 35% अंक नहीं ले पाए तो कौन जिम्मेदार है? स्टूडेंट्स तो 35% 8वीं में भी लिए थे, उसने वही पास परसेंटेज उसने 10वीं में भी पास किया, 12वीं में भी लिए इतने मार्क्स, उसको पता है कि इतने लेने होते हैं पास होने के लिए। फिर ग्रेजुएशन में लिए, यहां तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी लिए इस केस में। तो फिर उन्होंने नेट और वो जेआरएफ तक कर रखा है बहुत से बच्चों ने। मैं आपकी हैरानी के लिए बता दूं कि जिनको ये कह रहे हैं अंग्रेजी नहीं आती, उसमें रैंक 1 वाले भी हैं, उसमें रैंक 2 वाले भी हैं, उसमें टॉप 10 रैंक में से 5 बच्चे हैं जिनको इन्होंने रिटर्न के सब्जेक्टिव में डिस्क्वालीफाई कर दिया। वो 35% नंबर नहीं ले पाए जिन्होंने प्री एग्जाम में 90% से ज्यादा अंक हासिल किए थे। मतलब सब्जेक्ट नॉलेज तो उनको है, 90% से ज्यादा अंक आ रहे हैं, और लिखना ना आता हो अंग्रेजी में, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आप ही के कॉलेज यूनिवर्सिटी से किया हरियाणा के। या तो उन सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी को बंद कर दीजिए, ताला लगवा दीजिए उनके ऊपर, या तो आप शिक्षा गलत दे रहे हैं वहां पे। और अगर वहां के पेपर पास करके जो कि सब्जेक्टिव होते हैं बच्चा यहां तक पहुंचा है, कैसे संभव है कि वो 35% अंक न ले पाए? तो इसके पीछे एक सोची समझी सुनियोजित साजिश है। मैंने जो शुरू में आपको बताया कि 2 लाख का दावा करते हैं, प्रक्रिया 1,20,000 में पूरी हुई, वो इसीलिए था। ये इकलौती भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें 613 पदों के अगेंस्ट इन्होंने सिर्फ 150 बच्चों को रिटर्न एग्जाम में पास किया। ऐसी बहुत सारी और भी भर्तियां हैं। अब आप इस विशेष साइकिल को समझिए। मान लो 150 के हिसाब से काउंट करें, मैं मान लेता हूं सबका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, मेरी शुभकामनाएं इन बच्चों को। 150 के हिसाब से अगर आप काउंट करेंगे तो अंग्रेजी के शिक्षकों के पद हरियाणा के कॉलेजेस में कितने साल में भरेंगे? अंदाजा लगाइए। 6 साल में एक भर्ती निकालते हैं, 19 के बाद ये आई है 25 में, और 150 लोग इन्होंने सेलेक्ट किए। अंग्रेजी के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद भरने में इनको 30 साल लग जाएंगे। 30 साल, 30 साल। और 30 साल के दौरान जो रिटायर होंगे वो अलग है, वो तो अभी हम उस चक्कर में घूम नहीं रहे हैं। तो मुझे ये समझाएं, एचपीएससी के जो चेयरपर्सन हैं, और नायब सिंह जी मुझे जरा ये समझाएं कि 30 साल तक जब अंग्रेजी के असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर्स कॉलेज में नहीं होंगे तो इसका मतलब आने वाले 30 साल में भी बच्चे तो नहीं सीख पाएंगे सब्जेक्टिव आंसर देना फिर आपके हिसाब से, और फिर वो तो आगे भी जॉब के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हरियाणा की सरकार इन सरकारी नौकरियों के पदों को भरना ही नहीं चाहती है, सैलरी नहीं देना चाहती है, बजट में से खर्च नहीं करना चाहती है। कितने बच्चे हर साल ग्रेजुएट करते हैं हरियाणा में? 2 लाख बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं हर साल। अब तक इनके कार्यकाल में 11 साल में 20 लाख से ज्यादा बच्चे ग्रेजुएट कर चुके हैं। 20 लाख से ज्यादा बच्चे। इन्होंने नौकरी कितनी दी? इफेक्टिव नंबर अगर देखें तो 20-25 हजार सरकारी नौकरियां इन्होंने दी हैं। बाकी टेम्परेरी जॉब्स के सहारे और दूसरे तरीकों से ये किसी तरह सिस्टम को चलाना चाहते हैं। मैं कुछ भर्तियां आपके सामने पढ़ रहा हूं जिनमें इन्होंने सेम मॉडस ऑपरेंडी इस्तेमाल किया, और मैं आपको ये बता दूं कि मैं अभी वो सवाल ही नहीं उठा रहा हूं कि इनमें से हरियाणा के कितने हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, वो सवाल अलग है, उस पर फिर किसी दिन बहुत विस्तार में चर्चा करेंगे। और बहुत गंभीर सवाल है। इनकी पिछली सरकार कहती थी हम 75% 80% रोजगार हरियाणा के युवाओं को देंगे, वो भी किसी दिन इनकी पोल पट्टी खोलेंगे कि हरियाणा के युवाओं को कितना रोजगार मिल रहा है और बाहर से कितना रोजगार दिया जा रहा है।
लेकिन उससे भी गंभीर सवाल जो है, ये तो मैंने जो बताया कि हरियाणा के युवाओं के साथ क्या हुआ, लेकिन इससे भी गंभीर सवाल हरियाणा के आरक्षित श्रेणी के युवाओं के साथ क्या हो रहा है, वो बहुत गंभीर सवाल है। ये लोग सामाजिक और आर्थिक तौर पर बहुत संघर्ष करके यहां तक पहुंचते हैं। आरक्षण इसीलिए तो दिया गया ना कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर बहुत इनको संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके स्टेज पे पहुंचते हैं कि नौकरी मिल जाए। और 613 पदों की असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 17 लोग 301 में से सिर्फ 17 आरक्षित पदों के लिए रिटर्न क्लियर कर पाए हैं। जिन्होंने आरक्षित वर्ग कोई ना कोई चूज किया था, ऐसे सिर्फ 17 छात्र हैं। आप सोच सकते हैं 301 पद हैं, उसमें से आरक्षित वर्ग के सिर्फ 17 युवाओं को इन्होंने पास किया है। इसका मतलब आरक्षित वर्ग में रोजगार देने की भारतीय जनता पार्टी की नीयत ही नहीं है। अगर हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी में तो सामने आके कहें कि वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, फिर उनको उनकी जगह लोग दिखाएंगे। उन्होंने पहले जब जब ऐसा प्रयास किया तो उनकी जगह लोगों ने उनको दिखाई, लेकिन इस तरीके से आप आंकड़ों की चालबाजी करके पेपर के अंदर आप गड़बड़ तरीके से अगर आरक्षित युवाओं को रोजगार से दूर रखना चाहते हैं तो इस साजिश को हम बेनकाब करते रहेंगे, आने वाले समय भी इसको उठाएंगे। एचसीएस का एग्जीक्यूटिव ब्रांच का जो पेपर हुआ था उसमें 100 पद थे, उसमें से 61 भरे और 39 खाली रह गए थे। इसी तरह से एडीओ एग्रीकल्चर में 600 पद थे, सिर्फ 50 भरे थे, 550 खाली रह गए थे। पीजीटी म्यूजिक में 80 पद थे, 25 भरे थे, 55 पद खाली रह गए। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में 287 पद थे, 192 भरे, 95 खाली रह गए। लेक्चरर इलेक्ट्रिकल के 61 पद थे, 40 भरे, 21 खाली रह गए। लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के 44 पद थे, 34 भरे, 10 खाली रह गए। लेक्चरर इंस्ट्रूमेंट के 17 पद थे, 8 भरे, 9 खाली रह गए। और ये लिस्ट बहुत लंबी है, और भी बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनमें जो भर्ती की कम से कम संख्या, ये पहले ही कम पोस्ट जारी करते हैं, उनको भी ये नहीं भर पाते हैं। तो इसलिए या तो इनको अपने सिस्टम को बदलना पड़ेगा, या फिर हरियाणा के युवाओं को स्पष्ट तौर पे बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत नहीं है हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने की। इसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूं उससे पहले एक सवाल आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि मुझे पता नहीं चला, मैंने बहुत खंगाला। हो सकता है कि आप पत्रकार साथी आपको पता हो, सीईटी का रिजल्ट आया हाल ही में, सीईटी का अभी रिजल्ट आया है। कितने बच्चे पास हुए हैं उसमें? आप में से किसी को कोई आंकड़ा पता है? क्योंकि मुझे कहीं से नहीं मिला कोई ऑफिशियल आंकड़ा। सीईटी का एग्जाम हुआ, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसके आधार पे आगे की चयन प्रक्रिया होनी है, नौकरियां दी जानी है। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह जी को भी खुली चुनौती है मेरी, अगर कहीं मिले आज तो पूछ लीजिएगा। अगर वो भी ये बता दें कि कितने बच्चे सीईटी के एग्जाम में पास हुए, उनको भी नहीं पता है। इसका मतलब कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। बच्चे पास कितने हुए ये तो हर एग्जाम में बताया जाता है कि 10 लाख बच्चे बैठे एग्जाम में, 5 पास हो गए उसमें से। पिछली बार इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सवाल पूछा गया था कि सीईटी में 3 लाख बच्चे क्वालिफाइड हैं, आप नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए इस बार नायब सिंह जी की सरकार ने यह बताया ही नहीं कि कितने बच्चे सीईटी में क्वालिफाई कर गए। इसका मतलब जब ये इन पे तो तरह तरह के वोट चोरी के आरोप लगते हैं, वोट चोरी के आरोप जब इन पे लगते हैं तो अब नौकरी चोरी के आरोप नहीं लगेंगे। जब आपने ये बताया ही नहीं कि कितने बच्चे क्वालिफाई हुए, तो उसकी स्क्रूटनी कैसे होगी कि उनमें से कितने बच्चे आगे क्वालिफाई करेंगे? कितनों को आपने मौका दिया, कितनों को बुलाया? जिसको मन करेगा आप बुला लोगे। आप चिट्ठी लिखोगे कि आप 10 लोग आ जाओ, आपको नौकरी के लिए बुला रहे हैं हम। आप चिट्ठी लिखोगे आप 20 लोग आ जाओ, अगला एग्जाम आप दोगे। कैसे पता हमको कि कितने बच्चे पास हुए थे? तो इस तरीके की धांधली खुलेआम हरियाणा की नौकरियों के अंदर चल रही है। मनमाने तरीके से अपने कैडर को और अपने खास लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए नौकरियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, नौकरियां दी जा रही हैं। और जो एलिजिबल हरियाणा के बच्चे हैं, ये कहते हैं 35% अंक नहीं ले पाते हरियाणा के बच्चे।
इनको शर्म आनी चाहिए। अगर मैं आंकड़े बता दूंगा तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। जो हमारे यूपीएससी का एग्जाम होता है केंद्र में, 2% पॉपुलेशन है हरियाणा की पूरे देश में, 2%, 6.5% बच्चे क्वालिफाई करते हैं यूपीएससी के एग्जाम में। इनके एग्जाम के स्टैंडर्ड से कहीं ऊपर है वो एग्जाम। वहां हमारे बच्चे पूरे देश में कंपीट करके अपनी पॉपुलेशन के परसेंटेज से 3 गुना क्वालिफाई कर रहे हैं। ये यहां कह रहे हैं इनको आंसर लिखना नहीं आता सब्जेक्टिव। वो बच्चा जो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लिख के आया है, ये कह रहे हैं उसको आंसर लिखना नहीं आता। तो युवाओं का अपमान करना छोड़े नायब सिंह जी, और ये बताएं साफ तौर पर कि युवाओं को रोजगार, युवाओं को सरकारी नौकरी देने से क्यों बच रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सीईटी में कितने बच्चे क्वालिफाई किए वो नंबर क्यों नहीं बताती भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और पड़ोस की सरकार पंजाब की, उससे अगर थोड़ा बहुत सीख सकते हो तो आगे से कोर्ट में ना जाएं भर्तियां। इस तरीके के लूप होल उसके अंदर मत छोड़ा कीजिए। नियत अगर नौकरी देने की हो तो लूप होल नहीं छोड़े जाते। लूप होल इसलिए छोड़े जाते हैं कि कोई कमी छोड़ दो जो दिख रही है साफ साफ, मतलब चाय में मक्खी है और दिख रही है तो कौन पिएगा। तो बच्चों को दिखा दो कि ये कमी है इस भर्ती में, वो कोर्ट चले जाएंगे, भर्ती अटक जाएगी, हमें नौकरी नहीं देनी पड़ेगी, सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। ये नियत भारतीय जनता पार्टी की है, जो हरियाणा के युवाओं के साथ इस तरीके की ज्यादती कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। हरियाणा पे आप सवाल उठा रहे हैं भर्ती पे, पंजाब में क्या मैकेनिज्म है जो वहाँ कोई इस तरह का विवाद नहीं हो रहा भर्तियों को लेके, और एजुकेशन में वहाँ हायर में या सेकेंडरी में पोस्टें खाली नहीं है वहाँ पे, मतलब जैसे देखिए पिछली सरकारों ने, चूंकि दशकों तक जो सरकारें रही है उन्होंने लूटा है और सरकारी सिस्टम को कोलैप्स करने की कोशिश की है। तो पंजाब में भी जब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिला तो लगभग यही स्थिति थी, सरकारी पद खाली पड़े हुए थे लगभग हर डिपार्टमेंट में। लेकिन हर साल हर डिपार्टमेंट में पोस्ट निकले, ये पंजाब के अंदर सुनिश्चित हुआ। हमने उसका एक कैलेंडर बनाया। जो एग्जाम है उसमें किसी भी प्रकार से उसको लीक नहीं होने दिया जाएगा, ये हमारा कमिटमेंट है, और कोई पेपर लीक नहीं हुआ पंजाब के अंदर। और जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें अगर आप सिफारिश माइनस कर दें, अगर पॉलिटिकल सिफारिश माइनस कर दें, आपने पास्ट में भी देखा होगा हरियाणा में चौटाला साहब को जो सजा हुई थी किस लिए हुई थी कि घर से लिस्ट बना के दे दो, ले भाई ये भर्ती करने हैं। तो अगर ऐसे भर्ती करोगे तो चुनौती दी जाएगी उसको और वो भर्तियां कैंसिल होंगी। अगर भर्ती प्रक्रिया में से पॉलिटिकल सिफारिश माइनस कर दी जाए तो कोई कारण नहीं बनता कि उस भर्ती के अंदर कोई गड़बड़ हो जाए और उसको कोई चुनौती दे दे। इसलिए पंजाब की भर्ती प्रक्रिया अपने आप में इस बात का उदाहरण है कि कोई केस कोर्ट के अंदर, हमारे समय की जो भर्तियां निकाली गई वो कोई केस कोर्ट के अंदर पेंडिंग नहीं है, और एक के बाद एक युवाओं को समयबद्ध तरीके से ज्वाइनिंग कराई जा रही है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, सिर्फ पंजाब में ही नहीं, हरियाणा की भी पास्ट की सारी सरकारों में, कि किसी ने 3 साल के रिकॉर्ड समय में 60,000 सरकारी नौकरी बिना किसी डिस्प्यूट के ज्वाइन कराई हो। यह पंजाब का एक रिकॉर्ड है। मैं इसलिए नायब सिंह जी को कह रहा हूं कि थोड़ा सा सीखिए और हरियाणा के युवाओं को भी मौका दीजिए। हरियाणा में बहुत प्रतिभा है, हरियाणा के युवा बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत सक्षम है, बहुत तेज दिमाग है। उनको एक मौका देने की दरकार है जो बीजेपी सरकार देना नहीं चाहती। देखिए आप, वो तो बीजेपी का क्लेम था कि इसलिए बनी है, लेकिन असली कारण तो आप सबको भी पता है कि अगर विपक्ष में बैठे जिनकी जिम्मेदारी है सरकार को पलटना और सरकार को के खिलाफ आवाज उठाना, अगर वो लोग साझेदारी करके बैठ जाएं, जैसे अभी आपने पंजाब में भी प्रकरण सुना होगा कि आजकल कांग्रेस में बड़ी गुत्थम गुत्था चल रही है। कह रहे हैं कि 500 करोड़ देके चन्नी जी मुख्यमंत्री बने थे, फिर आया कि नहीं नहीं ठीक आंकड़ा 350 करोड़ था, 500 करोड़ नहीं था। तो अभी तक तो लोग ये सोचते थे कि कांग्रेस के विधायक बिक जाते हैं। पहली बार ये सार्वजनिक हुआ है कि कांग्रेस में सीएम पद भी बिकाऊ है, और हरियाणा के अंदर पूरी कांग्रेस पार्टी बिकाऊ है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया है। और जब विपक्ष को, जिसके साथ आपका मुकाबला है, जब आप उसको मैनेज कर लेते हैं,
यही राजनीति गुजरात के अंदर लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी ने की और यही राजनीति हरियाणा के अंदर चल रही है। बीजेपी के सरकार में वापस आने का कारण कुछ और नहीं है, लोग पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ एक कारण है कि कोई उनको चुनौती देने वाला नहीं था। हुड्डा साहब ने पूरे जो मैंडेट था उसको कॉम्प्रोमाइज करके बीजेपी की गोद में रख दिया। वोट चोरी वाला जो है आरोप, उसमें कोई वो निराधार है, इसका मतलब वोट चोरी का कोई मसला नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आप इस पूरे सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे तो बीजेपी जो भी चुनाव के अंदर धांधली करती है उसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम उसको पहले भी बता चुके हैं, हम उसको फिर सार्वजनिक समय समय पर करते रहेंगे। बीजेपी का सारा खेल वोट काटने और जोड़ने का खेल है। जिसको जो आपके खिलाफ है उसका वोट काट दो और जो आपको वोट दे सकता है, बाहर से भी लाके फर्जी वोट बनवाना है तो बनवा दो। इसके बीच में बीजेपी का पूरा खेल समाहित है। हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी यही करती आई। पहले हरियाणा में किया, फिर महाराष्ट्र में किया, फिर बिहार में किया। जब दिल्ली का चुनाव था तो हमने सार्वजनिक किया था, ऐसे लोगों को लाके 100 लोगों को बिठा दिया था सामने, जो ये कह रहे थे कि हमें मरा बता के वोट काट दिया, हम तो जिंदा हैं। ऐसे लोगों ने सामने आके बयान दिए। हमने बताया कि सांसदों के घरों में 50-50 वोट बनाए जा रहे हैं एक सांसद के घर में, और दिल्ली में तो सारे ही सांसद रहते हैं पूरे देश के। कैसे हजारों वोट वहां पर बने, हमने वो सार्वजनिक किया। अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1.5 लाख वोट में से आपको जान के आश्चर्य होगा 50,000 वोट काट दिए गए, तब चुनाव कराया गया था। 1/3 वोट काट दोगे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, फिर चुनाव ही क्यों करा रहे हो? फिर तो सीधे ही कह दो कि यहां ये जीतेगा, यहां ये जीतेगा, नाम लिख के दे दो पर्ची में। तो भारतीय जनता पार्टी का जो सारा खेल है वो सिर्फ और सिर्फ वोट काटने और बनाने का खेल है। उसी वोटर लिस्ट के आधार पे चुनाव होता है। जिस आधार पे चुनाव होता है, अगर वही मैनेज हो जाए तो फिर चुनाव तो मैनेज हो ही जाएगा। तो ये सार्वजनिक तौर पे ये तरीका सबके सामने है। इसके अलावा बाकी जितने भी क्लेम किए जाते हैं वो क्लेम है, उनका अभी तक प्रूफ नहीं है। लेकिन ये ऐसी चीज है जिसका प्रूफ सार्वजनिक है, लोगों के सामने है। समय समय पर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से इस मुद्दे को उठा रही है, मैं उसकी भी आज आपके सामने पोल पट्टी खोलना चाहता हूं। जब दिल्ली में ये वोट चोरी का मामला आया तब ये कांग्रेस वाले नहीं बोले, तब इनको कोई दिक्कत नहीं थी। बाद में इन्होंने कहा वोट चोरी वोट चोरी। हरियाणा का उदाहरण देके बताऊं, राहुल गांधी बोले ब्राजील की मॉडल, ये उसका वोट बना हुआ है, यहां पे फर्जी वोट बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी मर गई क्या हरियाणा में? जाके वेरीफाई नहीं कर सकते थे उसको? पूरी कांग्रेस पार्टी हरियाणा की मिलके वो वेरीफाई नहीं कर सकते थे जो उनका सबसे बड़ा नेता बोलने जा रहा था। दरअसल राहुल गांधी प्रेशर कुकर की सीटी हैं और वो बीजेपी के लिए प्रेशर ईज करने का काम करते हैं। जब जब जनता का प्रेशर बीजेपी के ऊपर पड़ता है कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, पकड़े गए, तब तब राहुल गांधी आते हैं, सीटी बजाते हैं और उस कुकर के प्रेशर को ईज कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये ब्राजीलियन मॉडल वाला एग्जाम्पल है। अगर वो चाहते तो हरियाणा के 1000 ऐसे वोटर को सार्वजनिक तौर पे बिठा सकते हैं जिनके वोट काटे गए हैं और जो एग्जिस्ट करते हैं, जो जिंदा हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने सुबह ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ब्राजीलियन मॉडल पे जो शाम होते होते जिसकी हवा निकल जाए। यानी वो मुद्दा उठाते हैं बड़ा और शाम तक लोगों को एहसास करा देते हैं नहीं नहीं यार ये तो फर्जी था, ये तो मामला गड़बड़ नहीं था, ये तो टेक्निकल मिस्टेक कोई रही होगी। ये काम राहुल गांधी जी का है जो वो समय समय पे करते हैं। और भूपेंद्र हुड्डा जी तो बैठे ही भारतीय जनता पार्टी की गोद में हैं। तो ऐसे मैनेज्ड सिस्टम में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी जाए, ये हरियाणा के युवाओं को और हरियाणा के लोगों को सोचना पड़ेगा। नहीं, देखिए सिंपल सा गिव एंड टेक है, ये तो क्विड प्रो को है सीधा सीधा। कांग्रेस को आज के दिन में ये मैंडेट दिया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने कि उसको बीजेपी को जिताना है, और बदले में बीजेपी ने कांग्रेस के लिए सुनिश्चित किया हुआ है कि ना राहुल गांधी जेल जाएंगे, ना सोनिया गांधी जी जेल जाएंगी, ना रॉबर्ट वाड्रा जेल जाएंगे, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल जाएंगे। इनके यहां तो कभी रेड तक नहीं हुई, जबकि साफ स्पष्ट सबूत है इतने सारे मामलों में। कितनी कमेटियों की रिपोर्ट है। अरे कम से कम छापा तो मार के देखो, क्या पता नोटों की गड्डियां निकल आए, क्या पता प्रॉपर्टी के कागजात निकल आए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सिस्टम सेट है। 1 साल तक एलओपी बने बिना जो एलओपी की कोठी में रह सकते हैं
तो वो बिना भारतीय जनता पार्टी की मंशा और बिना भारतीय जनता पार्टी की शय के नहीं रह सकते। यह पूरा हरियाणा धीरे धीरे समझ रहा है। देखिए, मुझे इस पूरे मामले की जानकारी अभी नहीं है। मैं डिटेल में इसकी जानकारी लेके मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो आपका भी अलायंस रहा हाउस से, तो आपने उस समय कोई सलाह नहीं दी कि भाई क्या कर रहे हो? नहीं, मैं कह तो रहा हूं, सलाह का फायदा तो तब होता है जब सामने वाला कुछ करना चाहता हो। हरियाणा के अंदर ये अब स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी, ऐसा नहीं कि कोई पॉलिटिकल तौर पे वो अलायंस टूटा हो। पॉलिटिकल टसल में कई बार अलायंस टूटते हैं कि इतनी नहीं इतनी सीटें, लेकिन मैं ये बहुत स्पष्ट कर दूं कि हरियाणा के अंदर सीटों को लेके किसी तरह का कोई टसल नहीं था। हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी अलायंस नहीं करना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हुड्डा साहब ने अलायंस नहीं होने दिया। इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। 9 सीटें लोकसभा में हमें जब 1 सीट दे दी गई थी अलायंस में, तो 9 सीटें उसके हिसाब से हमारी बनती थी। हम किसी तरीके के भी एडमेंट मूड में नहीं थे। हमें बीजेपी को हराना था। हमने स्पष्ट कहा 9 नहीं 7, 7 नहीं 5, 5 नहीं 3। अगर कोई 3 पे भी गठबंधन ना करे तो इसका मतलब उसकी नीयत नहीं है गठबंधन करने की। उसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इशारा है कि तुम गठबंधन मत होने देना, और हम लास्ट डेट जो होती है नॉमिनेशन वापस लेने की, उस तारीख तक केजरीवाल को जेल से बाहर नहीं आने देंगे। दोनों काम नहीं हुए, इसलिए हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। दोनों में से एक काम भी हो जाता तो यह सरकार बन नहीं सकती थी भारतीय जनता पार्टी। हरियाणा कांग्रेस के अलावा पंजाब कांग्रेस से रिलेटेड है, जो पंजाब कांग्रेस में चल रहा है ना, जो सबको सस्पेंड कर दिया गया पार्टी की मेंबरशिप, और अब एक लीगल नोटिस भेजा है रंधावा ने, सुरेंद्र रंधावा ने, जो फर्स्ट जो कुछ ये चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी कैसे देखती है? देखिए, हमारा बहुत स्पष्ट मत है। हमने पहले भी ये कहा है कि अभी तक पूरे देश में ये सार्वजनिक था और अलग अलग स्टेट्स के अंदर ये प्रूव हुआ कि कांग्रेस के विधायक बिकाऊ हैं। वो बिक जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको खरीद लेती है और सरकार बना लेती है। अब पहली बार ये स्पष्ट हो गया है कांग्रेस के ही नेताओं के बयान से, हमने कुछ नहीं कहा उसमें, पहली बार ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस की सरकारों में सीएम की कुर्सी भी बिकाऊ है। और मैं इसको एक लाइन आगे और बढ़ाऊं तो आज के दिन में मार्केट में सबसे बड़ा खरीदार कौन है? किसके पास सबसे ज्यादा पैसा है? अगर कुर्सी बिकाऊ है तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस कुर्सी को खरीद रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी पैसे के दम पे कांग्रेस पार्टी की सरकारें चला रही है? यह सवाल भी देश के लोगों के मन में इस वक्त खड़ा हो गया है, क्योंकि बीजेपी के पास पैसे की कमी नहीं है और बीजेपी पैसे के दम पर कांग्रेस के जिस नेता को चाहे उसको कुर्सी दिला सकती है। ये इस रीसेंट एपिसोड से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। कांग्रेस के अंदर आपस की सर फुटव्वल की वजह से पहले बहुत छीछा लेदर होती थी, अब सीधे तौर पे यह स्पष्ट हो गया है कि उस सर फुटव्वल में नतीजा जो आता है वो अटैची के दम पे आता है, और अटैची के दम पे ही कर्नाटक में भी इस वक्त इनके यहां उथल पुथल चल रही है। वहां भी ये तौला जा रहा है कि किसके पास बड़ी अटैची है, कौन मुख्यमंत्री कर्नाटक का होगा। इसको लेकर भी कांग्रेस में उहापोह चल रही है, ये पूरा देश देख रहा है। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जो भी योजना लागू की जाए उसकी नीयत साफ होनी चाहिए। हरियाणा के अंदर जिस लाडो लक्ष्मी योजना को हरियाणा के मुख्यमंत्री लागू करने का दावा करते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में कितनी महिलाएं हैं? अगर उनको आंकड़ा नहीं पता हो, उनके पास तो परिवार पहचान पत्र ये वो अब तो सारे सब कुछ है, अगर उनको आंकड़ा नहीं पता हो तो हम बता देते हैं। 1,40,00,000 के आसपास हरियाणा के अंदर महिलाएं हैं। उन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना जिन महिलाओं को दी है उनकी संख्या 5 लाख है। तो 1,40,00,000 का 5 लाख कितने प्रतिशत होता है, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। आम आदमी पार्टी अपनी योजनाओं में कभी भी इस तरीके का आंख पे पर्दा बांधने का काम नहीं करती। हम पंजाब के अंदर भी महिलाओं को 1,000 रुपए जो वादा किया था वो देंगे, और हर एक महिला को देंगे। उसके अंदर कैटेगराइजेशन नहीं करेंगे। हमने बिजली मुफ्त की तो सबकी की, हमने पानी मुफ्त किया सबका किया,
हम जो भी योजना लाते हैं, अभी 10 लाख का इंश्योरेंस भी ला रहे हैं पंजाब के अंदर, सबके लिए ला रहे हैं, तो पूरा सबको मिलेगा, जितनी महिलाएं हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके बता देता हूं कि पंजाब के अंदर अभी कुछ दिनों में पंजाब सरकार, उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है, 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस हर एक पंजाबी को, जितने भी पंजाब के अंदर लोग रहते हैं उनको दे रही है। तो उसके अंदर कोई महिला, कोई पुरुष, कोई गरीब, कोई अमीर नहीं है, जो भी पंजाब में रहता है सबको इस योजना का फायदा मिलेगा। आम आदमी पार्टी की सभी योजनाएं सभी वर्गों, सभी जातियों से ऊपर उठ करके हर व्यक्ति के लिए होती हैं। जब भी हम ये 1000 रुपए की योजना भी जल्द लागू करने वाले हैं, भगवंत मान जी इसके बारे में घोषणा भी कर चुके हैं, जब भी वो लागू होगी तो सबके लिए लागू होगी, ये स्पष्ट कहना चाहते हैं।